तफसील से हाथरस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन और केस से जुड़े लोगों की सलामती के हवाले से फैसला महफूज रखा है। आपको बता दें कि बुध को ही यूपी हुकूमत ने मुतासरा खानदान की सिक्योरिटी के हवाले से हलफनामा दाखिल किया था। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें मुतासिरा और केस से जुड़े गवाहों की सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार किया गया था। इसी के बाद अदालत ने यूपी हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात मुहैया कराने की हिदायत जारी की थी। तो आपको बता दें हाथरस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समाअत हुई है। इससे पहले योगी हुकूमत ने बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट में मुतासिरा खानदान और गवाहों की सिक्योरिटी के हवाले से हलफनामा दिया गया था। इससे पहले जो समाअत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से मुतासरीन की सिक्योरिटी को लेकर और उनको वकील मुहैया कराने को लेकर तमाम तफसीलात मांगी थी, हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद यूपी हुकूमत ने बुध के रोज हलफनामा दाखिल किया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन और केस से जुड़े लोगों की सलामती के हवाले से फैसला महफूज रख लिया है। तो आपको बता दें ये अहम सुनवाई हुई है आज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला महफूज कर लिया गया है और जो यूपी हुकूमत की तरफ से बुध को मुतासिरा खानदान की सिक्योरिटी के हवाले से हलफनामा दाखिल किया गया था उसी के हवाले से आज ये सुनवाई हुई है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपने फैसले को महफूज किया है। संतुष्ट दिखा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो हलफनामा दाखिल किया गया उससे संतुष्ट था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो डीजीपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे हरीश साल्वे, उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया जा चुका है, लेकिन यूपी पुलिस की जो बंदिशें हैं उसको ना हटाया जाए। यूपी पुलिस इस मामले में ठीक से काम कर रही है और इसका समर्थन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पेश हो रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो भी कह रहे थे। साफ तौर से अगर पूरे मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो खुद सीबीआई के इस पूरे मामले को मॉनिटर करे। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित के परिवार को न्याय और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको बता दें यूपी हुकूमत की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि वो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं मुतासरीन को और वो चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीबीआई की जांच को मॉनिटर कर सकती है। यूपी हुकूमत की तरफ से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आज अपना फैसला भी महफूज कर लिया है। हाथरस इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। आज हाथरस में मुलजमीन के अहले खाना से पूछताछ हो रही है। मुलजमीन रवि, संदीप, रामू और लवकुश के घर की तलाशी ली गई है। आपको बता दें कि पहले दिन सीबीआई की फॉरेंसिक टीम मुतासरा के अहले खाना के घर गई थी। इससे पहले टीम ने शामिल अफसरान ने जाए वारदात पर गए थे। मुतासरा के भाई के बाद वालदा को भी क्राइम स्पॉट पर बुलाया गया था ताकि वारदात के हवाले से पूरी जानकारी जुटाई जा सके। ठीक है। जैसे पहले पीड़ित परिवार के सभी लोगों से पूछताछ की गई, कई राउंड पूछताछ की गई, लेकिन जो महिला सदस्य है पीड़ित परिवार के उनसे पूछताछ नहीं हुई है। क्या आज पूछताछ में वो लोग भी शामिल हैं? अभी देखते हैं, महिला सदस्यों से पूछताछ होनी है। बाकी तो सीबीआई का अपना प्लान है, ठीक है, वो अपने हिसाब से ही करेंगे। तो दोनों आरोपी, चारों आरोपी में से 2 जगह घर हैं, दोनों जगह सीबीआई पूछताछ कर रही है। हाँ, आज वो उन्होंने अलग अलग टीम बना ली है, उसी के हिसाब से वो लोग कर। तो किन से पूछताछ हो रही है? जो आरोपी हैं उनके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर? देखिए, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, हम लोग का उसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो अपने तरीके से। चूंकि जो लिस्ट बनती है पूछताछ के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मुहैया उन लोगों को कराते हैं, चूंकि गाँव के बाकी लोगों से भी पूछताछ होनी है। देखिए, सीबीआई की टीम का अपना जाँच करने का वो है, तो उसमें हम लोग कुछ कर। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या सीबीआई आज अलीगढ़ भी जा सकती है आरोपी से पूछताछ के लिए? देखिए, सीबीआई को जांच करनी है, वो कब जाएंगी वो वही बता पाएंगे। ठीक है।
तो इस मामले में मजीद अपडेट हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आरिफ खान से। आरिफ, सीबीआई ने 2 टीमें बनाकर जांच में तेजी शुरू कर दी है। पहले मुतासिरा खानदान के परिवार से पूछताछ की गई और अब सीबीआई की टीम मुल्जिमीन के घर वालों से भी पूछताछ कर रही है। और क्या अपडेट इस हवाले से? देखिए, सीबीआई की टीम सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास यहाँ गांव में आई थी। उसके बाद 2 हिस्सों में ये टीम बटी। जो एक आरोपी है लवकुश, उसके घर पर गई थी। दूसरा जो आरोपी है संदीप, उसके घर पर सीबीआई की टीम गई थी। देखिए, सुबह से लगातार पूछताछ चल रही थी, लेकिन ताजा अपडेट ये सीबीआई की टीम पूरी गांव से बाहर निकल गई है। तमाम तरह के जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए हैं और सीबीआई ने पूरी मामले की जांच पड़ताल लगातार कर रही है। फिलहाल ताजा अपडेट ये पूरी जो गाँव से सीबीआई की टीम बाहर चली गई है। अब ये कहाँ गई है ये अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अभी ऑफिस जाएगी और तमाम तरह का डिस्कस करेगी आखिर पूरे मामले का करना क्या है, कैसे क्या होगा। देखिए, एफएसएल की टीम साथ में थी, उसने भी तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं और उसके बाद सीबीआई अब बहुत जल्दी क्या इसमें निर्णय लेगी, अभी कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। जी आरिफ, सीबीआई ने जैसे कि मुतासिरा खानदान के लोगों को स्पॉट पर ले जाके पूछताछ की, क्या मुल्जिमीन के घर में से भी कुछ लोगों को स्पॉट पर ले जाकर पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की? देखिए, अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी सीन को रिक्रिएट नहीं किया गया है। हालांकि तमाम तरह के एविडेंस जरूर सीबीआई ने कलेक्ट किए हैं। जो एक बैग दिखाई दिया था गांव से बाहर जब सीबीआई की टीम निकल रही थी, जो एक बैग दिखाई दिया था, उस बैग में तमाम तरह के जो क्या नाम है सबूत रहे होंगे वो उसमें बैग में थे। अभी फिलहाल सिर्फ सीबीआई की टीम गांव से बाहर निकली है। गांव का जो लोग हैं उनसे पूछताछ की है और आरोपी है उनसे, आरोपी पक्ष है उनसे पूछताछ की, उनके परिवार वालों से पूछताछ की है। लेकिन अब सीबीआई की टीम गाँव से बाहर चली गई है। अब लौट के आएगी या नहीं आएगी ये बड़ा सवाल है। हो सकता है सीबीआई थोड़ी देर के बाद गाँव में आए और तमाम तरह की जाँच पड़ताल है वो करे। जी, तो यानी इस तरीके की अभी कोई तफसीलात नहीं है कि सीबीआई की टीम कब अब दोबारा जांच करेगी, यानी जो आज की जांच है सीबीआई टीम की वो मुकम्मल हो चुकी है मुल्जिमीन की तरफ से भी? देखिए, अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि सीबीआई की टीम गाँव से बाहर निकली है। हो सकता है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सीबीआई की टीम फिर वापस आए और पूछताछ करे या तमाम जो एविडेंसेस है वो उनको कलेक्ट करे। तो अब सीबीआई आएगी तभी पता चलता है क्या होना। लेकिन फिलहाल गांव से सीबीआई चली गई है और उनकी आज की जांच, अगर अभी तक बात किया है तो अभी तक की जांच जो कंप्लीट हो गई है। हो सकता है दूसरा सेशन में, अब आज का जो सेशन स्टार्ट हो, आज जो उसमें सीबीआई इसमें जांच करे। तो अभी फिलहाल बता पाना बहुत मुश्किल है सीबीआई वापस आएगी नहीं आएगी। जी बिल्कुल, तो हाथरस मामले में सीबीआई की जांच में तेजी लाई गई है और सीबीआई ने 2 टीमें बनाकर जांच शुरू की है। आरिफ, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी लीडर अतुल भातुलकर ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर ताजा हमला किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर महाराष्ट्र में सरकारी मदारिस को बंद करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्ववादी वज़ीर आला को आसाम की तर्ज पर मदारिस को बंद कर देना चाहिए। अतुल भातुलकर ने मजीद लिखा है कि रियासती हुकूमत को मदारिस को दी जाने वाली इमदाद भी बंद कर देनी चाहिए। आसाम के भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने मदरसाओं के ऊपर पाबंदी डालकर जो उचित कदम उठाया है, उसी प्रकार का कदम महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी उठाए और महाराष्ट्र सरकार से मदरसाओं को जो आर्थिक मदद दी जाती है वो तत्काल बंद करे। इस प्रकार की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को खत लिखकर आज की है। इसके कारण मुस्लिम समाज के बच्चे ये राष्ट्रीय प्रभाव में आकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथ में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रिजवी जी, इन्होंने आज एक साक्षात्कार में मदरसाओं के माध्यम से देश के विरोध में अलग अलग बातें सिखाई जाती है, उस दिशा में भी महाराष्ट्र के मदरसाओं की जांच करे, ये मांग भी मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखे हुए खत में की है। मुझे आशा है हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री इस दोनों विषयों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वसीम अंसारी, हमारे नुमाइंदे से, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े। वसीम, ये किस तरीके की दोहरी सियासत की जा रही है कि अब आसाम की तर्ज पर मदरसों को बंद किया जाए और हिंदुत्व को प्रमोट किया जाए, ये किस तरीके की सियासत है? देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2 से 3 दिन जो ऐसे गुजरे हैं जब एक साथ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दिया जाए कि ये बताने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है क्या शिवसेना सेकुलर हो चुकी है, क्या शिवसेना मंदिर और मस्जिद को लेकर अलग निर्णय करना चाहती है, क्या शिवसेना मदरसे को बढ़ावा देना चाहती है,
इस तरह की एक पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। और जिस तरह से आसाम में मदरसों को बंद करने का फैसला लिया गया है, उसे लेकर कई तरह की निंदा भी की गई। एक राजनीति साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साफ तौर पे बीजेपी का यह कहना है कि जो मदरसे हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, वहाँ पे जो पैसे दिए जाते हैं, जो टैक्स हमसे वसूले जाते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महज बहुत ही कम मदरसे हैं जहाँ पे महाराष्ट्र में अनुदान दिया जाता है। एक टेक्नोलॉजी सिखाना और आधुनिक पढ़ाई करने के लिए भारत सरकार ने इस तरह के फैसले लिए थे, लेकिन इसकी सहूलियत बहुत ही कम मिलती है। जिस तरह से ये पूरा मामला है, इसे लेकर मुस्लिम जो नेतागण है वो नाराज है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मदरसों के लिए जो अनुदान दिया जाता है वो मुस्लिम समाज नहीं लेता है, मदरसे पैसे नहीं लेते हैं। आधुनिक शिक्षा के नाम पर जो उन्हें दिया जाता है वो बहुत कम है और उन्हें इसकी गरज नहीं है। लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे सियासत जरूर नजर आ रही है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार में आई और 2 पार्टियों के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, कांग्रेस एनसीपी उनके साथ है, तो ऐसे में मदरसे को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसे बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे महज पढ़ाई नहीं होती और भी बहुत सारी जो देश के खिलाफ हो सकती है इस तरह की आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, इस तरह का उनका आरोप है। तो ऐसे वक्त में मदरसों पे किस तरह से निर्णय लेना चाहिए, खुद मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया है। तो बात करने के पूरे बयान में साफ तौर पे क्या मुख्यमंत्री तेजी के साथ मदरसे को बंद करने के लिए निर्णय लेंगे, ये सवाल पूछा गया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देखा गया कि राज्यपाल को लेकर जो राज्यपाल ने पत्र लिखा था सीएम उद्धव ठाकरे का, उन्होंने सवाल किया था क्या हिंदुत्व को भूलकर उद्धव ठाकरे सेकुलर हो चुके हैं, इसका खुलासा करें। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हिंदुत्व का प्रमाण पत्र लेने के लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सेकुलर का अगर अर्थ खुद राज्यपाल बताए तो बेहतर होगा, क्योंकि जब एक संवैधानिक पोस्ट पे जाते हैं तो उस दौरान जो शपथ होती है वो संविधान के अंदर होती है। वसीम, एक तरफ तो वैसे ही कोरोना की वजह से जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो बंद पड़ी हैं, बच्चों का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं इससे मुतासिर हो रहा है, और फिर बीजेपी के लीडर की तरफ से इस तरह का बयान, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है? लेकिन जिस तरह शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार साफ तौर पे अपने जो रुख है वो साफ कर चुकी है। उनका साफ तौर पे ये कहना है जब तक कोरोना का जो आतंक है वो खत्म नहीं होता, जिस तरह से बढ़ता हुआ मामला सामने आ रहा है वो कम नहीं होता, तब तक स्कूलों को शुरू नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अनलॉक 5 के दौरान भी पूरी तरह से बंद किया गया है, किसी भी तरह के एजुकेशन की शुरुआत नहीं की गई। अब मदरसे की अगर बात करें तो मदरसे भी बंद है। कोरोना के दौरान किसी भी तरह का कोई मदरसा शुरू नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन दबाव तंत्र साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए। जिस तरह से मंदिर मस्जिद खोलने की बात होती है, धर्मस्थल खोलने की बात होती है, प्रार्थना स्थल खोलने की बात होती है, बाकायदा आंदोलन किया जाता है मंदिर मस्जिद के बाहर, और अब इस दौरान बाकायदा मदरसे को लेकर सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब तक नवंबर तक पे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई किसी तरह का स्कूल शुरू किया जाएगा, किसी तरह के मदरसे शुरू किए जाएंगे, लेकिन एक पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोहरी सियासत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एक तरफ मंदिर खुलवाने के लिए बड़ी तादाद में आंदोलन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो मदरसे हैं उनको बंद करने की अपील की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये 2 तरीके की सियासत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वसीम अंसारी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खत्म है। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने रिहाई के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपनी रिहाइशगाह पर गुपकार अलामिया के दस्तखत कुनंदगान की मीटिंग तलब की है। इस अलामिया पर तमाम दस्तखत कुनंदगान सर जोड़कर बैठेंगे और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। इससे कबल बुध को फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि नजरबंदी से रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनसे मुलाकात की गई है। उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि महबूबा मुफ्ती ने गुप्तकार डिक्लेरेशन के दस्तखत कुनंदों की मीटिंग में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है। मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली और मुस्तकबिल को हल के लिए मुश्तरका तौर पर सख्त जद्दोजहद करना होगा।
जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग में आज अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद के मकबरे पर जाकर फातिहा ख्वानी की। महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 के खात्मे के बाद अपनी हिरासती तहवील से रिहा होने के बाद आज पहली बार किसी जगह का दौरा किया है। उनके हमरा उनकी दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती और चंद पार्टी लीडरान व कारकुनान भी थे। इस मौके पर उन्होंने अपने वालिद के हक में दुआए मगफिरत की और उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। अगरचे वहां पर मौजूद मीडिया नुमाइंदों ने महबूबा मुफ्ती से बात करनी चाहिए, ताहम मीडिया को मकबरे से दूर रखा गया था और वहां पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने मीडिया नुमाइंदों को शको बाग में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। हैदराबाद में बारिश रुकने के बाद भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत पर मदद फराहम न करने का इल्जाम आयद किया है। साथ ही हुकूमत से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द लोगों को मदद पहुंचाने का काम करें। करना तो क्या करना है, लोग आप भी देख रहे हैं, देखो कैसा पानी कितना है, जाने के लिए रास्ता नहीं है कुछ भी, और सुबह से खाना पहुंचाने के लिए के ऊपर है, फिर भी लोग डूबते डूबते जाके घरों को खाना पहुंचा लिए। अभी सफा बैतुल वाल वाले लीडर आने, निजाम लेके चलने कश्ती के हिसाब से ऑफिसर आने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे अपन। हाँ करना बोलना तो किनको बोलना, कोई रिस्पांस ऑफिसर भी नहीं है। कलेक्टर को बोले तो कलेक्टर चुपा बैठा है। नासरुद्दीन अकबरुद्दीन कल आया, उधर का उधर देख के भाग गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर को फोन करना, सुबह से अभी नंबर लेके कॉल करो, स्विच ऑफ है, फोन भी नहीं आ रहा, स्विच ऑफ करके रख दिया उन्होंने। ये मारो हाथा उठाया, बस मेरे कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी ऑफिसर का 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे लोगों के पास, कम से कम इंसानियत के तौर पर तो बोले तो तेलंगाना हुकूमत से हमारी दरखास्त है भाई, जल्द से जल्द ये पानी निकालने की कोशिश करे, बस वो काम ये हमारी फिक्र करें उसका। तुम खोल दिए तो हो जाता, तुम खोल रहे नहीं इन लोग। रात के 7 बजे तक है कि वहाँ पे ये करे, तो बाद में क्या करे बताओ। जैसे भी उनको पूरे लोगों को हटा दिया वहाँ पे। मिलने साहिबा से भी दरखास्त है कि वो आए यहाँ पे कॉलोनी को, हमारे आके कम से कम थोड़ा तो हमारी कॉलोनी को आए। एमएलए साहिबा से यही दरखास्त है भाई, खाली तुम जरा उठा दिए तो बस, तुम के गेट खोल दिए तो ये पानी पूरा निकल जाता। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा अलजुबैल कॉलोनी में अभी तक बारिश का पानी जमा है। घरों और सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी आवाम और एनजीओज की जानिब से मुतासरा इलाकों की आवाम को कोशिशों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 3 दिन गुजरने के बावजूद इस इलाके में म्यूनिसिपल ओहदेदार पानी की निकासी में नाकाम हो गए हैं। रस्सी खींचो खींचो। दिल्ली में हालिया दिनों में फिजाई आलूदगी में इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध के सबब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि दिल्ली में पराली जलाने से सिर्फ 4% आलूदगी होती है। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक मकामी वजूहात से दिल्ली में फिजाई आलूदगी ज्यादा होती है। मरकजी वजीर के मुताबिक दिल्ली में बायोमास चलती है। इन तमाम वजूहात के सबब दिल्ली में फिजाई आलूदगी ज्यादा होती है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सर्दी के दिनों में हमेशा गंभीर होती है। हिमालय से आने वाली ठंड हवा, गंगा और अन्य नदियों से निकलने वाला मॉइस्चर, नॉर्थ इंडिया में जो धूल है वो धूल, इस सब कारणों से, और हवा नहीं बहना, दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है। तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण जम जाता है। लेकिन पराली का जलना भी अभी 20 दिन चलेगा, वो कम हो, यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है
तो केंद्र सरकार ने इतने अधिक मशीन दिए हैं तो भी पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे। और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पराली से होने वाली आलूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि इनकार करते रहने से मसले का हल नहीं होगा। उन्होंने पूछा कि अगर फिजाई आलूदगी में पराली जलाने से 4% इजाफा होता है तब पिछले 15 दिनों के दौरान आलूदगी में अचानक इजाफा क्यों हुआ है। उन्होंने मजीद लिखा है कि पराली जलाए जाने से कबल दिल्ली की हवा साफ थी। हर साल एक ही कहानी है। हालिया दिनों में फिजाई आलूदगी में हुए इजाफे के मकामी असबाब नहीं हैं। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाली अजीम शख्सियत व साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज यौम पैदाइश है। भारत के नामवर अजीम साइंसदानों की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के कालेश्वरम में हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम का इंतकाल 27 जुलाई 2015 को हुआ था। अब्दुल कलाम को हुकूमत हिंद की तरफ से 1981 में IAS के ज़िम्न में पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया था। अब्दुल कलाम को भारत के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से 1997 में नवाजा गया था। 18 जुलाई 2002 को अब्दुल कलाम को 90% अक्सरियत की तरफ से भारत का सदर मुंतखब किया गया था और उन्होंने 25 जुलाई को अपना अहद संभाला था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसी ज़िम्न में ट्वीट किया है, डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर खराज अकीदत पेश करता हूं। बहैसियत साइंसदान और सदर मुल्क की तरक्की में उनका ताउन रहा है। उनकी हयात से लाखों लोगों को तरगीब मिलती है। तो आज अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको खराज अकीदत पेश किया है। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों को याद किया जा रहा है। दिल्ली के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे की जानिब से करगिल शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन को खराज अकीदत पेश किया गया है। इस प्रोग्राम में कई आला अफसरान ने शिरकत की और शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन को खराज अकीदत पेश किया। दुश्मन है उनका सामना कर लेना चाहिए, चीन से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और मुस्लिम कम्युनिटी का इसमें अहम रोल है और वो रोल तभी पूरा कर सकेंगे जब उनमें जज्बा होगा। और सबसे बड़ी बात इल्म नहायत ज़रूरी है। चैनलाइज एफर्ट्स को चैनलाइज करने के लिए तो कम्युनिटी को यानी पूरे मुल्क को इल्म एजुकेशन की तरफ बहुत जोर देना चाहिए। पुरानी कोई ये तकरीबन 20-21 साल तो हो गए, अब इतना रिकॉल करना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या हालात रहे होंगे। लेकिन समहाउ वो हमारा बच्चा तो था, ही वॉज वेरी डायनेमिक पर्सन। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिवाजी कॉलेज से पढ़ा था और उसने वहाँ पर एक एजाज़ शिवाजी का जो क्या नाम है वो खिताब होता वो उसने पाया था। फ़ख्र तो ये महसूस करते हैं हम कि वो ही फाइट फॉर द नेशन और उसको उसमें शहादत मिली। इससे बढ़कर हमारे लिए फ़ख्र की क्या बात हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता।